गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में क्लास 10th गोधली भाग 2 हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि लेखक किस बिंडवना की बातें करते हैं, बिंडवना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान निर्माता एवं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि वर्तमान समय उद्योग और तकनीक का समय है। इस युग में भी जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई अत्याचारों पर इसका समर्थन करते हैं। आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इस प्रकार अब इसको आंसर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जातिवाद के पोषक जाति के पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अलग अलग जाति के लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये दूसरा प्रश्न था श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, जो कि राज्य मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था। तीसरा प्रश्न पे आते हैं जातिवाद के पक्षों में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जातिवाद श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजन वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है, जो किसी विश्व के किसी भी सभ्य समाज को या समाज में नहीं पाया जाता है। वर्तमान समय में मनुष्य को योग्यता के आधार पर काम मिलना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। चौथा प्रश्न है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। इसका आंसर होगा कि भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं हो सकती है। कुशल समाज के लिए निर्माण के लिए यह जरूरी है कि व्यक्तियों की क्षमता विकसित की जाए, जिससे वह अपने काम का चुनाव खुद कर सके। जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत यह है कि गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बढ़ई का बेटा बढ़ई का ही काम करता है, जो उसका पैतृक पेशा है। पांचवा नंबर प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका आंसर होगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही काम में बांध देती है, भले ही वह काम कम और अनुपयुक्त हो, काम के लायक हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे है वर्तमान समय में नए नए उद्योग और तकनीक विकसित हो रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना काम बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा नहीं करने पर वह भूखा मर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। छठा प्रश्न है
लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं और क्यों? इसका आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ सतावस करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी काम को लाचारी के साथ करता है, उस काम को करने में न तो दिल लगाता है और न ही दिमाग। 7वां प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? इसका आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक अंबेडकर साहब ने अनेक पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में बतलाया है। यह मनुष्य के इच्छा पर आधारित नहीं है, इसमें व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में काम करने वाला लोगों को न तो दिल लगता है और न ही दिमाग काम करता है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत लोगों को कम काम मिलता है। और 8वां प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? इसका आंसर होगा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक आदर्श समाज को आवश्यक मानते हैं, जो स्वतंत्रता, समता और भाईचारा पर आधारित होना चाहिए। भाईचारा इस तरीके का होना चाहिए जिस तरीके से दूध और पानी का मिश्रण होता है। वास्तविक रूप से होना चाहिए। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भी भावना होनी चाहिए। तो दोस्त, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।